बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब हम बात करते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है किरशॉफ्स का। किरशॉफ्स के बेसिकली 2 रूल्स हैं, जिनमें जो पहला रूल जो है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो सेकंड रूल या सेकंड लॉ है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए फर्स्ट रूल या फर्स्ट लॉ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इसका लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में कुछ यूँ आ सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरशॉफ्स करंट लॉ। क्या आप स्टेट भी करें और एक्सप्लेन भी करें किरशॉफ्स करंट लॉ को। इसकी जो स्टेटमेंट है ना वो तभी हम एंड पे लिखेंगे, क्योंकि शुरू में आपको स्टेटमेंट का आइडिया नहीं होगा। इसके जो एमसीक्यू बन सकते हैं छोटे छोटे, पहले वो देख लें। किरशॉफ्स करंट लॉ जो होता है ना, इसको सिंबल हम यूँ लिख सकते हैं ना, KCL भी हम इसको लिख सकते हैं, KCL किरशॉफ्स करंट लॉ। याद रखना, किरशॉफ्स करंट लॉ जो होता है ना, इसका एक और नेम भी होता है, इसको किरशॉफ्स फर्स्ट रूल भी कहते हैं, यानी इसको किरशॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। इसी का अदर नेम जो है वो किरशॉफ्स फर्स्ट रूल भी है। इसी को हम पॉइंट रूल भी कहते हैं, यानी अगर आप समझे ना पॉइंट रूल किसको कहते हैं, तो पॉइंट रूल भी बेसिकली किरशॉफ्स करंट लॉ जो है, इसी को हम किरशॉफ्स फर्स्ट रूल भी कहते हैं। इसी का नाम जो है वो पॉइंट रूल भी होता है, और इसी को किरशॉफ्स फर्स्ट रूल के साथ साथ इसकी जगह पर आप एक और वर्ड लिख लें, करंट भी इसको कहते हैं, किरशॉफ्स करंट रूल, या आप कहते हैं किरशॉफ्स कौन सा पॉइंट रूल, या इसी का नाम किरशॉफ्स करंट लॉ यानी KCL भी होता है। तो अगर आपका कभी एमसीक्यू आ जाए ना, किरशॉफ्स करंट लॉ इज़ आल्सो कॉल्ड, तो ये सारे इसी के नाम है, किरशॉफ्स फर्स्ट रूल, किरशॉफ्स करंट रूल या किरशॉफ्स पॉइंट रूल। तो ये सारे अदर नेम्स हैं किरशॉफ्स करंट लॉ के। स्टेटमेंट हम लोगों ने कहा था हम कुछ देर बाद बात करेंगे। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के लिए बड़ा, कि किरशॉफ्स करंट लॉ जो है इसका प्रिंसिपल क्या है, तो वो आप लोगों ने याद रखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो बनेगा वो बच्चों एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। उसी एक्सप्लेनेशन की बेस पे हम इसकी स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन को समझाने के लिए मैंने बोर्ड पे एक सर्किट ड्रॉ किया है, जो कि आपकी बुक में गिवन है। इस सर्किट में आप देख लें, आपको डिफरेंट वायर्स नज़र आ रही हैं। एक वायर ये वाली है, इस वायर में करंट I1 आ रहा है। एक वायर ये वाली है, इस वायर में करंट I4 है। एक ये वाली वायर है, इसमें से करंट I3 है, और ये जो वायर है इसमें से करंट I2 फ्लो कर रहा है। आप ज़रा देखें, इसमें I1 और I4 जो करंट्स हैं वो इस पॉइंट P पर के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं। पॉइंट P कह लें या पॉइंट O कह लें, तो I1 और I4 जो दो करंट्स हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट O। वो दोनों करंट्स टुवर्ड्स पॉइंट O मूव कर रहे हैं, और जो I2 करंट है और I3 जो करंट है वो इस पॉइंट O से अवे मूव कर रहे हैं। तो ये दोनों करंट टुवर्ड्स पॉइंट O मूव कर रहे हैं, और ये जो दोनों करंट्स हैं ये इस पॉइंट O से किधर मूव कर रहे हैं, अवे मूव कर रहे हैं। तो मैं ये कह तो सकता हूँ ना कि ये बेसिकली वो सर्किट है, ये इस सर्किट का वो पॉइंट है, O पॉइंट, जहाँ पर मोर देन वन कंपोनेंट ऑफ सर्किट आर कनेक्टेड। यहाँ पर सर्किट के एक से ज़्यादा कंपोनेंट आकर कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए, ये सर्किट का कंपोनेंट मीन वायर ही होती है। एक ये वाली वायर इधर कनेक्ट हो रही है, ये वाली वायर भी, ये वाली वायर भी और ये वाली वायर भी। तो इस पॉइंट पे कितनी वायर्स आकर कनेक्ट हो रही हैं? 4 वायर्स आकर कनेक्ट हो रही हैं। तो सर्किट का वो पॉइंट जहाँ पर मोर देन वन कंपोनेंट्स ऑफ ए सर्किट आर कनेक्टेड, ऐसे पॉइंट को हम जंक्शन का नाम देते हैं। तो पॉइंट O असल में यहाँ पर जो है वो बेसिकली किसको शो कर रहा है? जंक्शन को शो कर रहा है। तो अब चाहें तो यहाँ पर हम जंक्शन की अब डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, मैंने जंक्शन की डेफिनेशन लिखी है। मैं लिखा है जंक्शन इज़ अ पॉइंट। जंक्शन बेसिकली वो पॉइंट होता है किसी भी सर्किट में, इन अ सर्किट वेयर 2 और मोर कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड, या 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स कनेक्ट होंगे। इस पॉइंट पर आकर तो 4 कंपोनेंट्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो O पॉइंट है वो आपका कौन सा है? जंक्शन पॉइंट होगा। तो एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि जंक्शन बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर मोर देन आपके पास वन कंपोनेंट्स भी अगर कंबाइन हो रहे हो, यहाँ पर लिखे ना वेयर 2 और मोर कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। इसका व्यू भी कह सकते हैं वेयर मोर देन वन कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड, यानी मिनिमम 2 कंपोनेंट्स यहाँ पर आकर कनेक्ट हो जाएंगे। उस पॉइंट को हम जंक्शन पॉइंट का नाम दे देंगे। तो इस सर्किट में जो O आपको नज़र आ रहा है वो जंक्शन पॉइंट है।
अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ओ या विद रिस्पेक्ट टू जंक्शन पॉइंट बात करें तो आपको लग रहा होगा कि I1 और I4 जो हैं, I1 और I4 जो हैं, ये दोनों करंट्स अगर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ बात करें तो ये दोनों करंट्स इनकमिंग करंट्स होंगे। यानी ये जो दोनों करंट्स हैं वो आपके इनकमिंग करंट्स हैं। इनकमिंग में बात कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू जंक्शन पॉइंट। और अगर आप I2 और I3 को देखें तो देखें ना, ये I1 और I4 इनकमिंग करंट्स हैं, ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट से इनकमिंग है ना। I2 और I3 दोनों जो हैं वो आपको नज़र आ रहा है, I2 एंड I3 आर आउटगोइंग करंट्स। ये जो दोनों करंट्स हैं I2 और I3, दीज आर आउटगोइंग करंट्स। I1 एंड I2 आर इनकमिंग करंट्स, I2 एंड I3 आर आउटगोइंग करंट्स। अब एक छोटी सी आप लोगों ने ना साइन कन्वेंशन भी याद रखनी है। साइन कन्वेंशन इसकी ये होती है, मैं इधर ऊपर इसी को सेट कर दूंगा, कि जो इनकमिंग करंट्स होते हैं ना, इनकमिंग करंट्स के साइन हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और जो आउटगोइंग करंट्स होते हैं उनके साइन आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन नेगेटिव लेने होते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने याद रखनी, पेपर में तो आप इसके नीचे साइन कन्वेंशन लिखेंगे नहीं, यहाँ पर कि द साइन ऑफ इनकमिंग करंट्स आप लिखेंगे आर टेकन एज पॉजिटिव एंड द साइन ऑफ आउटगोइंग करंट्स आर टेकन एज नेगेटिव। फिर हम इस टॉपिक के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आप लोगों ने साइन कन्वेंशन अप्लाई करनी है। लेकिन साइन कन्वेंशन याद रखनी है, जो इनकमिंग करंट्स होंगे उनके साइन हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन जो आउटगोइंग करंट्स होंगे उनके साइन आप लोगों ने नेगेटिव लेने हैं। अब बच्चों हम इस टॉपिक की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। इसकी स्टेटमेंट 1 मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखी है। स्टेटमेंट 1 इसकी ये है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी करंट्स, यानी किसी भी सर्किट में जितने भी करंट्स हैं उनका जो अलजेब्रिक सम होगा मीटिंग एट अ जंक्शन पॉइंट, जो मीटिंग एट अ जंक्शन, जो जंक्शन पे मीट कर रहे हों, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ ज़ीरो। यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल जंक्शन के ऊपर या किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो जंक्शन होगा उस जंक्शन के ऊपर जितने भी करंट्स मीट कर रहे होंगे उन सब का सम ज़ीरो होगा। ये कहना चाह रहा है। अगर इस चीज़ को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो ये कहना चाह रहा है कि सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट जंक्शन इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा। यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जंक्शन के ऊपर जितने भी करंट्स मीट कर रहे हैं उन सब करंट्स का सम किसके इक्वल होगा? ज़ीरो के इक्वल होगा। आप लोग इस डायग्राम को ज़रा देखें, यहाँ पर कितने करंट्स मीट कर रहे हैं? I1 और I4 भी मीट कर रहे हैं और I3 और I4 भी यहीं से, I2 और I3 भी यहीं से आगे जा रहे हैं ना। अब हमें पता है कि इन चारों करंट्स का जो सम होगा, इन I1, 2, 3, 4 का जो अलजेब्रिक सम होगा उसको आप लोगों ने इक्वल टू ज़ीरो लिखना है, क्योंकि स्टेटमेंट है ये कि ये जितने भी करंट्स इस जंक्शन पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं उन सब का सम ज़ीरो होगा। अब सम जब ज़ीरो लिखेंगे तो आप लोगों ने उसके ऊपर साइन कन्वेंशन भी अप्लाई करनी है। साइन कन्वेंशन अप्लाई करने का मतलब ये होगा कि जो इनकमिंग करंट्स होंगे उनके साइन तो पॉजिटिव लिखेंगे लेकिन आउटगोइंग करंट के साइन नेगेटिव लिखेंगे। तो समीशन I इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये होगा, अब चारों करंट्स का जो मीटिंग पॉइंट तो पॉइंट वो ही है ना, ठीक। इसमें अब जब आप लिखोगे तो आपका इनकमिंग करंट्स होंगे, जिस तरह I1 प्लस I4, ये दोनों तो कौन से करंट्स हैं? इनकमिंग करंट्स हैं, इनके साथ साइन पॉजिटिव, प्लस उसके बाद जो आउटगोइंग करंट्स होंगे वो कौन सा आउटगोइंग करंट है? I2। और मैंने आपको क्या बताया था, जो आउटगोइंग करंट्स होंगे उनके साथ साइन नेगेटिव लिखेंगे, इस वजह से माइनस आ गया प्लस। और उसके बाद I3 भी जो है वो आउटगोइंग करंट्स है, इसके साथ भी साइन नेगेटिव, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बच्चों आप लोगों ने बात याद रखनी है। ये जो लिखा है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ ज़ीरो। तो आप समीशन I ज़ीरो तो लिख सोगे, लेकिन जब उस सर्किट के अंदर आप वैल्यूज़ पुट करने लगोगे तो जो पॉइंट O के रिस्पेक्ट से देखेंगे, जो इनकमिंग करंट्स होंगे उनके साइन पॉजिटिव लिखेंगे और जो आउटगोइंग होंगे उनके साइन आप लोगों ने नेगेटिव यहाँ पर लिखने हैं। और ये आप लोगों ने साइन कन्वेंशन उस वक्त अप्लाई करनी है जब इक्वेशन में इक्वल टू ज़ीरो लिखा हो। अब अगर हम इस दोनों को दूसरी तरफ ले जाएं तो अगर इधर ये माइनस हो रहे हैं तो उस साइड पे जाकर प्लस हो जाएंगे, तो कुछ सिचुएशन यूँ बन जाएगी I1 प्लस I4 इज़ इक्वल टू हो जाएगा I2 प्लस I3। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर अगर साइन कन्वेंशन का नेगेटिव है तो यहाँ पर अब नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगा रहे? तो याद रखना है नेगेटिव साइन उस वक्त लगाना है जब इक्वेशन में इक्वल टू ज़ीरो लिखा होगा।
तो अगर इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ तो फिर आप साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं करेंगे। वो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर इधर माइनस हो रहे हैं तो ये दोनों उधर आकर प्लस हो जाएंगे। अगर आप गौर करें तो I1 और I2 अभी मैंने बताया था सम ऑफ या अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट्स है ना, I1 प्लस I4 जो है इन दोनों को सम कर रहे हैं तो किसका सम आ रहा है, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स है, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स। या मैं यूँ भी कह सकता हूँ सम ऑफ इनकमिंग करंट्स की बजाय कि ये बेसिकली आपका अलजेब्रिक सम लिखा हुआ है ऑफ दोज करंट्स विच आर फ्लोइंग टुवर्ड्स जंक्शन पॉइंट। ये I1 और I4 उन दो करंट्स का अलजेब्रिक सम है विच आर फ्लोइंग टुवर्ड्स जंक्शन। देखिए ये भी जंक्शन की तरफ आ रहा है, ये भी जंक्शन की तरफ आ रहा है। तो ये जो सम ऑफ इनकमिंग करंट्स है ये बेसिकली सम ऑफ दोज करंट्स है विच आर फ्लोइंग टुवर्ड्स जंक्शन, वो जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं। I2 और I3 की बात करें तो ये तो आपके पास सम लिखा हुआ है, लेकिन कौन से करंट्स का, आउटगोइंग करंट्स का। तो हम कह सकते हैं ये सम ऑफ कौन सा है, आउटगोइंग करंट्स है, सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। और अगर मैं इसकी प्रॉपर की वर्डिंग की बात करूं तो अब ज़रा यहाँ से देखें ना, ये वाले जो दोनों करंट्स हैं I2 और I3 ये जंक्शन पॉइंट के टुवर्ड्स नहीं आ रहे। I2 और I3 जंक्शन पॉइंट से किधर जा रहे हैं, अवे करंट्स जा रहे हैं। तो I2 एंड I3 जो लिखा हुआ है वो सम ऑफ कौन से करंट्स है, आउट गोइंग करंट्स है। ये यूँ कह लें कि द सम ऑफ या अलजेब्रिक सम ऑफ दोज करंट्स विच आर फ्लोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन। ये उन करंट्स का सम है जो जंक्शन पॉइंट से किधर मूव कर रहे होंगे, अवे मूव कर रहे होंगे। अब बच्चों बाई कंसेप्ट जब आप लोगों ने इस लॉ को याद रखना है तो अब ये वाली स्टेटमेंट इसकी इस टॉपिक को समझने के लिए ज़्यादा अच्छी है कि इस लॉ के मीनिंग बेसिकली क्या हैं कि जो बेसिकली जंक्शन पॉइंट होगा उसकी तरफ जितने इनकमिंग करंट्स होंगे, आप यूँ समझ लेना। एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका I1 प्लस I4 जो होगा, I1 और I4 जितने भी हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर इन दोनों का सम 5 एम्पेयर बना है तो ये अपने लॉ में कहता है कि I2 और I3 का जो सम होगा जो कि आउटगोइंग करंट्स हैं ये भी कितने एम्पेयर होगा, 5 एम्पेयर ही होगा। तो ये बेसिकली लॉ इसका है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट्स टुवर्ड द जंक्शन पॉइंट इज़ इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट अवे फ्रॉम जंक्शन पॉइंट। अगर इनकमिंग करंट का सम 10 एम्पेयर बन रहा है तो जो आउटगोइंग करंट्स होंगे उनका सम भी कितने एम्पेयर होगा, 10 एम्पेयर ही होगा। तो अगर आप इसकी स्टेटमेंट को माइंड में रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना ईजी है। यहाँ से बात समझना थोड़ी सी फिज़िकली मुश्किल हो जाती है कि बच्चों को अपेरेंटली ये लगता है कि शायद इस पॉइंट पे अब करंट ज़ीरो हो चुका है। करंट ज़ीरो हो जाने का मतलब ये है कि अगर आप फिज़िकली इस पॉइंट को टच करें तो क्या आपको करंट फील नहीं होगा, आपको बिल्कुल करंट फील होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बात को आप यहाँ से अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप इस डेफिनेशन से फिज़िकली उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको ये लगेगा शायद इस पॉइंट पे अगर हम टच करें तो फिज़िकली आपको कोई करंट फील नहीं होगा, करंट आपको फील हो रहा होगा। वो जो हम लोग इक्वल टू ज़ीरो लिख रहे हैं वो ड्यू टू साइन कन्वेंशन उनका आंसर जो है वो किसकी कुल आ रहा है, ज़ीरो की कुल आ रहा है। फिज़िकली हम ये कहते हैं उस पॉइंट के इनवर्ड टुवर्ड जितना करंट आ रहा है और उस पॉइंट से अवे भी उतना ही करंट मूव कर रहा है। इसकी बच्चों मैंने स्टेटमेंट 2 भी लिख दी है जो कि हम इस इक्वेशन को देख के लिखेंगे, उसको ज़रा नोट करें। इसमें लिखा था अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, यानी I1 प्लस I4 को देखें ना तो ये क्या लिखा हुआ है, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट लिखा हुआ है फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन। देखिए ये दोनों करंट्स टुवर्ड्स जंक्शन फ्लो कर रहे हैं और आगे लिखे इज़ इक्वल टू इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्या होगा, इज़ इक्वल टू, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो इक्वल टू होगा। अब I2 और I3 कौन से हैं, I2 और I3 वो करंट्स हैं जो आपको नज़र आ रहा है उस जंक्शन से अवे मूव कर रहे हैं। इज़ इक्वल टू दी अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स, इन दोनों का भी सम ले रहे हैं फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट जंक्शन, कि ये उन करंट्स का सम के इक्वल होगा जो उस जंक्शन से किधर मूव कर रहे हैं, अवे मूव कर रहे हैं। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया था अगर ये वाला 5 एम्पेयर है तो ये वाला भी 5 एम्पेयर ही बनेगा। तो ये दोनों इसकी स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट से आप इस टॉपिक के कंसेप्ट को ज़्यादा क्लियर वे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं इस लॉ की वैलिडिटी क्या है, कि ये लॉ कब वैलिड होगा। आपकी बुक में उसने वैलिडिटी को डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन बोर्ड में जब ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है तो अक्सर वो ये पूछता है कि किरचॉफ्स करंट लॉ की वैलिडिटी लिखें। तो आप लोगों ने याद रखना है कि दिस लॉ इज़ ओनली वैलिड इफ़ जंक्शन पॉइंट जो है, इफ़ जंक्शन नॉट बिहेव लाइक सोर्स एंड सिंक। तो ये लॉ उस वक्त वैलिड होगा
अगर ये जो जंक्शन है ना तो सोर्स की तरह बिहेव करे और ना ही सिंक की तरह बिहेव करें, इस बात को लिख लेते हैं। तो मैंने बच्चों वही लाइन लिखी है कि दिस ला इज़ वैलिड ओनली इफ़ जंक्शन नॉट बिहेव लाइक सोर्स एंड सिंक, कि ये ला तब वैलिड होगा, यानी सम ऑफ इनकमिंग इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग उस वक्त होगा जब जंक्शन पॉइंट ना तो सोर्स की तरह बिहेव करेगा और ना ही सिंक की तरह बिहेव करेगा। इस बात को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। हम बात लिख लेते हैं जंक्शन पॉइंट एज ए सोर्स। अगर जंक्शन पॉइंट एज ए सोर्स बिहेव करे तो फिर क्या होगा ना, यहाँ पर जो लफ्ज़ सोर्स लिखा हुआ है ना, जंक्शन पॉइंट एज ए सोर्स बिहेव करने का मतलब ये होता है कि उस जंक्शन पॉइंट के ऊपर आप कोई बैटरी लगा दो और वो बैटरी चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करे। आपको बैटरी के बारे में मैंने बताया था कि बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, बैटरी सोर्स ऑफ चार्ज नहीं होता। बैटरी ऐसा नहीं होता कि सर्किट में लगाएं तो बैटरी के अपने पास चार्ज होते हैं और वो बैटरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाती है, बल्कि बैटरी जो सर्किट के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे के उनको मूव करवाती है। क्लियर होगी बात। तो मैंने लिखा है जंक्शन पॉइंट एज ए सोर्स का मतलब होता है जंक्शन पॉइंट के ऊपर आप बैटरी लगा दें। तो बैटरी बेसिकली किसका सोर्स, मैंने बताया सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पर कौन से करंट्स आ रहे हैं, I1 और I2 इस पॉइंट तक करंट आ रहे हैं। जब ये करंट यहाँ पर पहुँचेंगे तो हम लोगों ने शुरू में बात की थी, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। I1 और I4 का सम सपोज करें 5 एम्पेयर बना। अब आप लोगों ने यहाँ पर लगा दी बैटरी, बैटरी ने उन चार्जेस को एनर्जी देनी है। तो जब बैटरी उन चार्जेस को एनर्जी देगी तो नंबर ऑफ चार्ज बढ़ जाएंगे या चार्ज का रेट ऑफ फ्लो बढ़ जाएगा। चार्ज तो उतना ही रहेगा क्योंकि बैटरी सर्किट के चार्ज को ना इंक्रीज़ करती है ना चार्ज को डिक्रीज़ करती है, चार्ज तो कंजर्व ही रहता है। और ये जो हम लॉ पढ़ रहे हैं इसका प्रिंसिपल भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही है। तो जब यहाँ पर 5 एम्पेयर करंट आएगा तो उसके नंबर ऑफ चार्जेस उतने ही रहेंगे जब वो यहाँ से अवे भी जाएंगे, यानी उन दोनों चार्जेस का सम भी सेम ही आएगा जितना इनकमिंग का चार्जेस का सम है। फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा, यानी इस पॉइंट तक आने वाले चार्ज और इस पॉइंट से दूर जाने वाले चार्ज का सम हमेशा सेम रहेगा क्योंकि इसका प्रिंसिपल ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। लेकिन जब इस जंक्शन पॉइंट के ऊपर हम बैटरी लगा देंगे तो हम बोलेंगे जंक्शन पॉइंट बिहेव एज अ सोर्स। तो बैटरी उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। जब बैटरी उन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेगी तो पहले वो स्लो मूव कर रहे थे, अब वो फास्ट मूव करेंगे। फास्ट मूव करने का मतलब ये है कि उन चार्जेस का रेट ऑफ फ्लो बढ़ जाएगा। जब चार्जेस का रेट ऑफ फ्लो बढ़ता है तो इसका मतलब होता है करंट इंक्रीज़ हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जंक्शन पॉइंट एज ए सोर्स बिहेव करे तो जो सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स होगा ना, फिर सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स जो बनेगा वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। सम ऑफ आउटगोइंग करंट से होगा वो ग्रेटर होगा सम ऑफ इनकमिंग करंट से। लेकिन ये वाली सिचुएशन आपको मैंने बताया कब सिर्फ होगी, ये सिचुएशन उस वक्त डेवलप होगी इफ़ जंक्शन पॉइंट बिहेव लाइक अ सोर्स, यानी वहाँ पर बैटरी लगा दें तो बैटरी चार्ज नहीं बढ़ाएगी बल्कि चार्ज का रेट ऑफ फ्लो बढ़ा देगी। रेट ऑफ फ्लो क्यों बढ़ाएगी, चार्जेस को जब एनर्जी देगी तो चार्जेस पहले से फास्ट मूव करेंगे। तो जब चार्ज फास्ट मूव करेगा तो इसका मतलब करंट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर जंक्शन पॉइंट पे बैटरी लगा दें तो सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स ग्रेटर हो जाएगा सम ऑफ किस से, इनकमिंग करंट से। तो अब मुझे बताओ ला तो कब वैलिड होगा, जब इक्वल का साइन आएगा। अगर जंक्शन पॉइंट एज अ सोर्स बन जाएगा तो फिर ला वैलिड नहीं रहेगा। और वैसे भी अगर आपके MCQ आ जाता है इफ़ जंक्शन पॉइंट बिहेव लाइक अ सोर्स तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आप ये वाला ऑप्शन करेक्ट चूज़ करोगे। आसान सी बात। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं जंक्शन पॉइंट एज अ सिंक। अगर हम जंक्शन पॉइंट एज अ सिंक बिहेव करें, जंक्शन पॉइंट जब सिंक की तरह बिहेव करेगा इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है जो एनर्जी कंज्यूम कर रही है। पहले तो बैटरी लगी हुई थी जो एनर्जी सप्लाई कर रही थी। जंक्शन पॉइंट एज अ सिंक का मतलब है कुछ ऐसी चीज़ लगी हुई है जो एनर्जी कंज्यूम कर रही है। कुछ लोग सिंक के लिए वर्ड लोड भी यूज़ करते हैं ना, कि जंक्शन पॉइंट पे लोड लगा हुआ है। लोड का यूँ मतलब समझ लें कि इस जंक्शन पॉइंट के ऊपर सपोज करें आप लोगों ने कोई बल्ब ही लगा दी है, तो बल्ब बेसिकली सिंक है ना, ये बल्ब बेसिकली लोड है, वो एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो अब इस बात को अब यूँ समझें कि अभी इनकमिंग करंट्स का सम 5 एम्पेयर ही है। अब जब वो इनकमिंग करंट्स इस बल्ब में से पास करेंगे तो उन करंट्स जो चार्जेस आ रहे होंगे, बल्ब उनकी एनर्जी को यूज़ करेगा और बल्ब ग्लो करेगा।
बल्ब ग्लो करना शुरू हो गया, तो जो चार्जेस आ रहे थे उनकी एनर्जी को उसने कंज्यूम किया, कुछ एनर्जी को कंज्यूम किया। एनर्जी कंज्यूम होने से क्या हुआ, नंबर ऑफ़ चार्जेस उतने ही हैं, लेकिन जब उनकी एनर्जी कंज्यूम हो गई है तो वो चार्जेस पहले से स्लो हो जाएंगे। जिस तरह बैटरी में से गुजरने के बाद वो फास्ट हो गए थे, यानी उनका रेट ऑफ फ्लो बढ़ गया था। जब किसी सिंक में से गुजरेंगे, सिंक की एग्जांपल के तौर पर मैं बल्ब ले रहा हूँ, तो वो फास्ट नहीं होंगे बल्कि वो पहले से क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। तब जब वो सिंक में से गुजरते हैं तो उनका रेट ऑफ फ्लो कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, कम हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले करंट 5 एम्पेयर था तो बल्ब में से गुजरने के बाद रेट ऑफ फ्लो कम होने से करंट पहले से कम हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, फिर इस केस में जो आउटगोइंग करंट का सम होगा ना, यानी सम ऑफ आउटगोइंग करंट जो होगा वो लेस होगा सम ऑफ किस करंट से, इनकमिंग करंट से। कि अगर पीछे से 5 एम्पेयर करंट आ रहा है तो अब आगे जो आउटगोइंग करंट होगा वो 5 एम्पेयर से लेस होगा, क्योंकि कुछ एनर्जी यहाँ पर सिंक होने की वजह से क्या होगी, कंज्यूम हो गई है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जंक्शन पॉइंट एज ए सिंक का मतलब ये होता है कि वहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होती है। और इसका अगर एमसीक्यू आ जाए तो हम ये कहते हैं कि सम ऑफ आउटगोइंग करंट लेस कब होगा, सम ऑफ इनकमिंग करंट से, अगर जंक्शन पॉइंट बिहेव लाइक अ सिंक। और सिंक आपको क्लियर हो चुका है कि ऐसे डिवाइस को कहते हैं जो बेसिकली ऐसे कंपोनेंट ऑफ सर्किट को कहते हैं जो एनर्जी को कंज्यूम करेगा। आप लोगों के लिए बच्चों मैंने बोर्ड पे एक एमसीक्यू लिखा है जो कि किरचॉफ करंट रूल से रिलेटेड आ सकता है। इसको ज़रा देखें। इसमें ना आपको एमसीक्यू में इस तरह की डायग्राम गिवन होगी, जिस तरह एक डायग्राम उसने बनाई है। ओ जंक्शन है, ए से ओ तक करंट 2 एम्पेयर जा रहा है, बी से ओ तक इनकमिंग करंट 5 एम्पेयर है, और ओ से सी तक ये आउटगोइंग करंट है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ वो 9 एम्पेयर है। तो पूछ रहे हैं कि जो करंट होगा, इस वाली वायर उसने छोड़ दी है, इसमें करंट I4 होगा। वो I4 करंट पूछ रहा है कि D से O होगा। देखिए दो तरह के ऑप्शन है ना, यानी D से O होगा या वो करंट O से D होगा, O से D होगा या D से O होगा। O से D का मतलब क्या है, आउटगोइंग होगा, और D से O का मतलब क्या है, इनकमिंग होगा। और आगे उसकी मैग्नीट्यूड भी लिखी हुई है कि वो करंट कितना होगा, ये आप लोगों ने बताना है। बहुत आसान है, आप ज़रा देखें। इसमें ये इनकमिंग करंट्स विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट हो, ये भी इनकमिंग करंट्स, इन दोनों का अगर हम सम करें तो I1 प्लस I2 हमें पता है इक्वल टू होना चाहिए किस करंट के, आउटगोइंग करंट्स के। तो आउटगोइंग करंट यहाँ पर कौन सा है, I3 है। तो इन दोनों का जो सम बनता है I1 प्लस I2 कितना आ रहा है, 5 एम्पेयर, सॉरी 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7 एम्पेयर इज़ इक्वल टू, ये जो करंट है वो 9 एम्पेयर है। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इक्वल टू होना चाहिए सम ऑफ किस में, आउटगोइंग करंट से, क्योंकि ये तो स्पेशल केस है ना, जंक्शन पॉइंट बिहेव लाइक सोर्स एंड सिंक। जनरली तो हम लॉ अप्लाई करते हैं और हम ये अज्यूम करते हैं कि जंक्शन पॉइंट ना तो सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है और ना ही सिंक की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इनकमिंग करंट्स कम हैं किससे, आउटगोइंग करंट से। अब आप लोगों ने जो न्यू करंट्स ऐड करना है वो इनकमिंग में ऐड करना है या आउटगोइंग में। अगर इधर मैं आउटगोइंग में ऐड कर दूं, यानी I4 को अगर यहाँ पर ऐड कर दूं, आउटगोइंग का मतलब क्या होगा, करंट O से D तक जाए तो फिर आउटगोइंग हो जाएगा। इधर ऐड करूँगा तो ये वाली साइड जो है वो पहले इस साइड से बड़ी है, अगर इधर करंट ऐड करेंगे तो ये वाला करंट और ही ज़्यादा हो जाएगा ना। ये बात आपको समझ आ गई। अब हमें आपको नज़र आ रहा है कि वो जो करंट है उसको इस जगह हम ऐड करेंगे इक्वलिटी साइन को मेंटेन रखने के लिए। इनकमिंग में मैंने ऐड किया है ना, I1 I2 और I4 भी इनकमिंग करंट्स होगा। अगर ये इनकमिंग करंट होगा तो इसकी डायरेक्शन फिर किधर होगी, D से O होगी। तो ये तो हमें समझ आ गया कि D से O यहाँ हमारा ऑप्शन 2 एम्पेयर ठीक होगा या 4 एम्पेयर ठीक होगा, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह आप लोगों ने इक्वेशन लिखनी होती है, सम इनकमिंग लिखें, सम ऑफ आउटगोइंग लिखें। अब देखें दोनों साइड को बैलेंस करना है तो किधर करंट ऐड करेंगे दोनों साइड बैलेंस होंगी। ज़रा वो साइड तो ऑलरेडी बड़ी है, उसके अंदर अगर करंट ऐड करेंगे तो वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी। तो इधर करंट ऐड करना पड़ेगा, और कितना ऐड करेंगे ताकि दोनों साइड इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 9 एम्पेयर बन जाए। तो यहाँ कितने एम्पेयर लिखेंगे कि 9 बनेगा, तो 2 एम्पेयर लिखेंगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो I4 करंट होगा, I4 करंट भी कौन सा बनेगा, इनकमिंग करंट्स होगा। इनकमिंग में ऐड किया, ये भी इनकमिंग, ये भी इनकमिंग, ये भी इनकमिंग, इन तीनों को सम करो, 5 + 2 7, और ये I4 कितने एम्पेयर अब आप लोगों ने लिखा है यहाँ पर 2 एम्पेयर, ताकि 9 पूरा हो जाए। तो ये तीनों करंट्स अब आपके इनकमिंग करंट्स हैं और इक्वल टू क्या आ रहा है, आउटगोइंग करंट्स के। तब अब लिख सकते हैं कि इस डायग्राम में जो करंट होगा वो D से O तक गया है और कितने एम्पेयर होगा,
2 एम्पेयर होगा, तो इसका ऑप्शन चार्ली होगा। ये मैंने एमसीक्यू इसलिए आप लोगों को करवा दी है कि बहुत सारे बच्चों को ये कंसेप्ट बैठ जाता है उस डायग्राम को देखकर कि अगर इनकमिंग करंट्स 2 हैं तो आउटगोइंग करंट्स भी 2 ही होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 2 ही हों, जिस तरह यहाँ पर इनकमिंग करंट 3 हैं और आउटगोइंग करंट कितना 1 करंट है। तो ये आप आउटगोइंग और इनकमिंग करंट्स कितने होंगे इनको फिक्स नहीं कर सकते। रूल मैंने आपको बता दिया है कि अगर कोई भी एमसीक्यू आ जाए, जो मिसिंग ब्रांच होगी उसको आप इनकमिंग और आउटगोइंग को आपस में इक्वल लिख लें और उसके बाद आप देख लें कि इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपको जो न्यू करंट्स किसी ब्रांच जो अनमार्क ब्रांच होगी, अनमार्क थी ना, इसके ऊपर मार्किंग नहीं थी कि डी से ओ है या ओ से डी है, तो वो अनमार्क ब्रांच को आप फिर इक्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए खुद से देखेंगे कि किस साइड पे आप लोगों ने ऐड करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।